दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की हमारी 5th क्लास होने जा रही है और 5th क्लास में मतलब 5th एपिसोड होने जा रहा है। और इस 5th एपिसोड में हम फिजिक्स का जो है वो लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ये कंटेंट लाना, कंटेंट बनाना, इकट्ठा करना, रिसर्च करना, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई सपोर्ट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो यार, और इसी के साथ में ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। तो आज के ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम 11th क्लास के जो हमारे लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचते हैं वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो हो सकता है इसके बाद 2 और एपिसोड्स लाने पड़े और इससे हमारे 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट 3 से 4 क्लासेस में हमारा फिजिक्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। नो टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। भाई बताया जा रहा है भाई ये जो टॉपिक है इसमें से भी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आने के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास आल्सो नोन एज सेंट्रॉइड इज द कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज पोजीशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. It is the point within or outside an object where the total mass of the object is supposed to be concentrated or to be concentrated or by the purpose of analyzing its motion. Center of mass is critical concept in mechanics, particularly in the study of motion and stability of object. तो भाई बात की जा रही है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास एक ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ मास होता है, वो जगह होती है जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का जो वजन होता है, वो जो है वो पूरा का पूरा वहां पे जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। अब इसे समझाने के लिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, आप एक बड़ी सी स्टिक लेते हैं। बड़ी सी आपने मान लो एक स्टिक ले ली, ठीक है। आपने स्टिक को जो है कहां से पकड़ा? मिडल से, बीच में से पकड़ा। तो दैट मीन्स आपका जो इसका वेट है वो इस साइड भी बैलेंस हो गया, इस साइड, मतलब आपने एक फिंगर के ऊपर इसको रखा ऐसे, इस तरह से एक फिंगर के आपने रखा ऊपर रखा, तो इस साइड भी इसका बैलेंस हो गया, इस साइड भी, इस साइड। दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब मुझे एक बात बताओ यार, थोड़ी सी अगर ये भारी होगी, मतलब मान लो ये आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड है, तो आपने यहां से इसको कोशिश की, आपने इसको नीचे से फिंगर रखी, यहां पे आप कोशिश करोगे कि आप इसको यहां पे टिका पाओगे, लेकिन आप यहां इसके ऊपर नहीं टिका पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां साइड पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है और इसी वजह से जो है वो इसी की हेल्प से जो है वो ये निकल पाएगा, मतलब बैलेंस हो पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट और द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन इट वुड रिजल्ट। तो भाई यही बात जो मैंने आपको समझाई कि भाई ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर पूरी बॉडी का, अब ये जरूरी नहीं है कि बॉडी रेक्टेंगुलर हो, बॉडी की शक्ल किसी भी की है, वो ट्राइंगुलर भी हो सकती है, वो क्वाड्रेंगुलर भी हो सकती है, वो पेंटागोनल भी हो सकती है, मतलब उसकी 5 इस तरह से उस शक्ल हो सकती है, ठीक है। वो उसकी हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है इस तरह से। तो कुछ भी उसकी शक्ल हो सकती है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसकी उस बॉडी के किसी एक पोर्शन में होता है जहां पे कंसंट्रेटेड होता है वो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम उसको बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, अब अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो यहाँ पे XCM का फार्मूला बनता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस अपान m1 प्लस m2। तो ये बनता है हमारे पास m1 ये है। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज बात की जा रही है। यहाँ पे मान लीजिए एक मेरा मास m2 है, ये एक ऑब्जेक्ट है और m1 एक ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच में जो है वो इनका यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को किसी एक चीज से जोड़ के रखा गया है, ठीक है। इस बी ऑब्जेक्ट को भी और इसको, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को किसी एक चीज से जो है वो जोड़ा गया है और इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या है कि भाई ये जो पूरा टोटल जो आपका डिस्टेंस है, इसके बीच में आप दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या? तो भाई आपका जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा x2 है, ठीक है। ये पूरा x2 है आपका डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे?
ये बताया जा रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास से लेकर यहाँ तक ये जो एंड है, इस एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है आपका, वो x सेंटीमीटर है। और पूरा यहाँ इस एंड पॉइंट से यहाँ तक इसके बीच में x2 है। अब ये बता रहा है कि भाई m1 x1, ये m1 का जो है वो इधर की तरफ डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पे x1, तो ये आ गया m2 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से m2 का जो डिस्टेंस है इधर की तरफ है, और m1 का जो है वो डिस्टेंस इधर की तरफ, m2 का डिस्टेंस इधर की तरफ और m1 की इधर तरफ, और m1 का ये डिस्टेंस है और m2 का ये x2 है। तो फार्मूला इन शॉर्ट क्या बनता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो उसके बाद है दूसरा कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच ग्रेविटी इज अज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि एक यूनिफॉर्म फोर्स जो एक्ट करती है एक बॉडी पे। क्या करती है? एक यूनिफॉर्म फोर्स जो एक बॉडी पे एक्ट करती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक सेंटर, वो पॉइंट होता है जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि एक ग्रेविटी जो है वो एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे रखा, आपने मोटी सी एक बुक को नीचे रखा, और बुक के ऊपर जो वजन होगा, बुक का जो टोटल वेट होगा, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। मतलब वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो जो उसका टोटल मास होगा उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है? बोलते हैं हम मान के चलते हैं कि सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल हमारे पास वो मूव कर रहे हैं कुछ डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। अब हम उनका मास जो है वो n1 m2 m3 m1 सो ऑन करके रखते हैं, मास, उनके मासेस, और उनकी पोजीशन वेक्टर रखते हैं r1 r2 r3 सो ऑन करके rn। और ये पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। द गोल इज टू फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हमारा मकसद क्या है? हमें वेलोसिटी और डायरेक्शन फाइंड करनी है, वेलोसिटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हमें वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या फाइंड, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, अब पूरे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम की हमने क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। मतलब कहने का ये है कि हम मान के चलते हैं बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, और इन सभी सेंटर ऑफ मास के जो पार्टिकल्स, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी। इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, सब भी अलग अलग वेलोसिटी है। और ये बोल रहा है कि हाउ हम क्या काम करते हैं, सबको m1 m2 m3 m4 m5 सो ऑन करके n, और उनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 सो ऑन करके रखते हैं n। तो भाई हमें डेफिनेशन से हमें क्या बोलता है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। तो m r c m जो है वो किसके बराबर होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन करके mn rn। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एक ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और अराउंड, रोटेट्स अराउंड, इट कैन बी एक्चुअल फिजिक्स एक्सिस। ठीक है, लाइक एन एक्सल ऑफ व्हील और इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब यह है कि भाई जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा व्हील होता है, एक बॉडी, गोल सर्कुलर गोल बॉडी होती है, उसके अंदर एक इमेजिनरी एक लाइन होती है। ठीक है, तो और उसी लाइन के अराउंड जो है वो बॉडी क्या करती है? घूमती है, मतलब चारों तरफ इस तरह से जो है वो घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि एक एक्सल है व्हील का, एक पहिया है, एक पहिए में क्या काम कर रहा है? आपने कुछ फंसा के रखा है, और वो उसकी हेल्प से जो है वो, मान ले आप हाथ से उसको घुमा रहे हो, तो इस तरह से आपका हाथ, आप ये टायर घुमा रहे हो, तो वो क्या है? वो आपका एक्सल ऑफ द व्हील है। तो वो जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन को, रोटेशन एक्सिस, तो वो जिस हाथ, मतलब ये आपका टायर है और ये आपकी वो लाठी है, मोटा सा, मतलब वो लाठी है जिससे आप इसको टायर को घुमा रहे हो। देखो बचपन में याद होगा आपको, जब हम क्या करते, छोटे छोटे थे, तो उन टायर्स को ऐसे खेलते थे, टायर्स के ऊपर वो स्टिक लगा के ऐसे चलते थे। अब वो क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं आप रोटेशन एक्सिस। जिस चीज से वो रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं रोटेशन एक्सिस। और जो है वो उसके बाद उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास जो है वो एक तरह का ही होता है। बाकी टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन कैसी होती है? बोलता है कि बहुत सारी टाइप्स का ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले होता है ट्रांसलेशनल, जब एक ऑब्जेक्ट जो है विदाउट रोटेटिंग अराउंड एनी एक्सिस, जब एक ऑब्जेक्ट
जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के अराउंड घूमना बंद करे, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के अराउंड ना घूमे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पिन करता है फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल। मतलब मान लीजिए ये एक एक्सिस है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, और उसके अराउंड में एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से घूम रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, वो क्या है उसका? वो स्पिन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑफ है। स्पिन करता है, वो किसके अराउंड करता है? उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। बाकी जनरल मोशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल मोशन। उसके बाद पढ़ते हैं हम राइट हैंड रोल आपके जो है वो सेंटर ऑफ मास में, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अबाउट द एक्सिस, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, उसकी अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है उसकी रोटेशन की, तो द राइट हैंड इज ऑफन, तो राइट हैंड को हम जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड को हम क्या करते हैं उस टाइम पे? हाँ, यहाँ पे देखिए राइट हैंड को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भाई अगर आप कर्ल करते हो, अगर आप अपने हैंड को फोल्ड करते हो, यहाँ से क्या बनता है कि C इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो ये आपका थंब आ गया, इसके ऊपर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका थंब आ गया, और फिंगर्स आपकी इस तरह से रोटेशन। रूल क्या बोल रहा है कि डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, रूल फॉर डिफाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस पैरेलल टू एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसकी आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, ये थ्योरम पूरी प्रॉपर है। बाकी रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होता है? रोटेशनल बोलता है एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रोटेशन काइनेमेटिक्स, तो डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रोटेशनल मतलब जो काइनेमेटिक्स होती है उसमें हम ज़्यादातर मोशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरह से, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये ईजी है। उसके बाद है नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई लीनियर मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है। भाई लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो उसके बाद बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो फोर्स किसके बराबर? हमें पता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है, वो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? टोटल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, सभी पार्टिकल का क्या किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 करके सो ऑन अप टू n। उसके बाद वेलोसिटी मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है? M1 V1 M2 P इज इक्वल टू mv होता है। तो नेट मोमेंटम क्या होगा सभी ऑब्जेक्ट का? P इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2 M3 V3 Mn अप टू Vn। तो उसके बाद फिर हम समीशन निकालते हैं, तो एम आई वी आई आता है हमारे, ये सभी इनका कलेक्टिव ही निकाल के तो ये होता है। उसके बाद बोलता है हम क्या काम करते हैं, जब ये P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी पी अपान डी टी करते हैं, तो डी अपान डी एम वी अपान डी टी, तो ये किसके बराबर हो जाता है दोस्तों? फिर m इसका बाहर निकल जाता है यहाँ पे, तो पी डी वी अपान डी टी लग जाता है यहाँ पे, पी एम डी वी अपान डी टी। तो यहाँ पे जो है वो ये आपका लग जाता है, ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? डी पी अपान डी टी इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स किसके बराबर होती है? डी पी अपान डी टी इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल। तो रोटेशन द इक्वेशन इज जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको हम, ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इफ द टोटल
total external force operating on the system is zero, the system is said to be in equilibrium. तो भाई अगर आपका जो नेट फोर्स आपके सिस्टम पे है वो जीरो है तो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब बोलते हैं कि हाँ, व्हेन द इंटायर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, द सिस्टम ऑफ लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दिस इज द लॉ ऑफ, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? बोलता है जब पूरी फोर्स जब आप एक पार्टिकल के ऊपर लगाते हो तो वो फोर्स अगर जीरो के बराबर होती है तो टोटल जो लीनियर मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू mv वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। बाकी टोटल लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर लॉ ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होगी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर तो वो जो है वो खुद मोमेंटम में फ्लक्चुएट। उसके बाद बोलता है टोटल जो है वो ओवरऑल अगर उनका मोमेंटम है वो किस तरह का रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको वो हमें क्या बोलते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी पे बोलते हैं। फिर आते हैं कपल पे। कपल मैंने पीछे आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क कहाँ पे एक्ट करता है, मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि भाई आप अपने घरों में हिंजेस, आपके जो कब्जे होते हैं, आपके घरों में जो कब्जे होते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, मतलब वो जो फोर्स होती है टॉर्क फोर्स, उसकी वजह से वो काम करते हैं। अब कपल भी जो है वो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो एक्ट करते हैं एक रिजिड बॉडी पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक बॉडी है इस तरह की, उसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लगती है, एक इधर की तरफ लगती है, मतलब इक्वल फोर्स लग रही है, यहां से भी लग रही है, यहां से भी लग रही है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कपल। अब ये वो कपल नहीं है, आप वो कपल नहीं समझना, वो मियाँ बीवी वाला कपल, ये कपल फोर्स होती है फिजिक्स में, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा 11th में। आई नो आपको तो सबको 11th 12th में साइंस ही था। तो the force are equal in magnitude, the forces act in opposite direction, the forces are separated by perpendicular distance known as lever arm और moment arm। तो forces जो है वो क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई जो फोर्सेस होती हैं एक तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी, मतलब एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है 10 न्यूटन लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ भी जो है वो 10 न्यूटन ही लगेगी, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कपल में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह की फोर्स लगती है, तो अगर 10 न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ भी 10 न्यूटन फोर्स ही लगेगा। अब 10 न्यूटन क्या है भाई, न्यूटन तो यूनिट है ना फोर्स का, जैसे मास मतलब वेट का किलोग्राम, वेट का क्या होता है, केजी होता है, कि भाई आपने आज कितने केजी राइस मार्केट से लाई, तो आप बोलोगे 10 केजी राइस मैंने लाई मार्केट से। वही होता है कि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स जो है वो लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और वो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। बाकी फोर्सेस ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, फोर्सेस जो है वो सेपरेट बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम, अच्छा, इन फोर्सेस को जो है वो सेपरेट किया जाता है किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। मतलब ये जो कपल है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यहाँ से एक डिस्टेंस ने इसको सेपरेट किया है, अलहदा किया है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवर बोलते हैं, LEVER, लेवर आर्म और मोमेंट आर्म, MOMENT, मोमेंट आर्म, ठीक है। द टॉर्क क्रिएटेड बाय द कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, T इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला यही होता है। मैथमेटिकली टॉर्क ड्यू टू कपल इज गिवन बाय T इज इक्वल टू F इंटू D। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद T जो है वो टॉर्क है, F है फोर्स, और D मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कपल आर इवन ऑफन इनकाउंटर्ड इन वेरियस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनको हम फिजिक्स प्रॉब्लम, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बाकी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये एक फंडामेंटल फिजिक्स कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, पर्टिकुलरली हमारी क्लासिकल फिजिक्स में इसका, मैकेनिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है।
एंगुलर मोमेंटम को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट एक रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को जो डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब वो एक ही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो भाई उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है मेरा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एल पी साइन थीटा। ये है समीशन मेरा इसके बराबर। बाकी एंगुलर मोमेंटम अगर न्यूटन सेकंड लॉ से हम निकालते हैं तो डी एल अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, डी अपॉन डी टी आर इंटू पी। तो उसके बाद आर इंटू पी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी प्लस आर हो गया, तो डी पी अपॉन डी टी हो गया, वो हो गया आर इज इक्वल टू, तो डी पी किसके बराबर होता है, पी डी पी किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। तो डी पी की जगह मैंने यहाँ पे एम वी पुट किया प्लस आर इंटू एफ, तो ये बन गया मेरा टॉर्क। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर इंटू एफ, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फाइनली टॉर्क किसके बराबर बना, डी एल अपॉन डी। एन जो है वो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बाकी आर जो है वो मेरा पोजिशन वेक्टर है, और P मेरा लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का, और X जो है वो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पहले भी बताया लेकिन अभी थोड़ा डीप क्लियर करता हूँ। ये एक पॉइंट होता है जो जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का जो है वो वेट पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी को जो है वो इन्होंने बैलेंस किया है दो पहियों पे। तो दैट मीन्स इसका, इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और इस गाड़ी का मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। फिर अगर मैं दूसरी यहाँ पे डायग्राम में देखूँ तो यहाँ पे अब देखो, ये गाड़ी उतर रही है, ट्रक उतर रहा है, तो ट्रक जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये जो यहाँ पे निशान है, और यहाँ पे सेंटर, मतलब इस पे ये पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है। तो फिर जो है वो ये आपका ट्रक क्या कर रहा है, उतर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आपका कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, माफ कीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे आपकी ग्रेविटी का सेंटर होता है, ग्रेविटी सेंटर होता है, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं सिस्टम पावर, लाइक हाउ हार्ड इट इज मेक टू सिस्टम टू अराउंड द, टू रोटेट अराउंड ए पर्टिकुलर, मतलब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि कितना टाइम हमें लगता है एक और ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो मूव करना। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इस तरह से इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे आप देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, MIRI, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Moment of inertia of an object is determined measurement for a rigid body rotating around a fixed point। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का इस तरह का मेजर किया जाता है, एक रिजिड बॉडी रोटेटिंग अराउंड ए फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पर हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद बोलता है कि द एक्सिस माइट बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड इट कैन बी नॉट फिक्स्ड। तो एक्सिस कुछ भी हो सकता है भाई बॉडी का, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्क्राइब तो कर सकते हैं। तो उसके बाद बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी का, कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से उस पर सारा डिपेंड होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो भाई ये आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है, बोलो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, हुप अबाउट सिलेंडर, तो ये होता है किसके बराबर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। उसके बाद एनुलर सिलेंडर अबाउट सेंट्रल एक्सिस, इसका भी जो है वो इसके बराबर होता है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है। रॉड का क्या होता है, थिन रॉड का क्या होता है, वो इसका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, ये आप खुद भी लर्न कर सकते हैं, इसको सिर्फ याद करना है। बाकी आता है फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है,
रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बॉडी टू द पॉइंट इन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी। मतलब ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, बॉडी की एक्सिस से। देखिए यहाँ पे ये बॉडी की एक्सिस है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन आउट करता हूँ। ये बॉडी की एक्सिस है और बॉडी के एक्सिस से क्या होता है, पॉइंट इन द बॉडी होज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी। तो पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये जो है वो मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो बॉडी का होता है वहाँ से, और या आपके जो रेडियस, आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है बॉडी में, तो एक पॉइंट के बीच, एक पॉइंट और रेडियस आप मतलब आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे बताया उसके एक्सिस से, तो उसका जो है वो किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी। वो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसके बाद मतलब डिस्टेंस बात की जा रही है, डिस्टेंस होता है रोटेशन फ्रॉम मतलब एक्सिस से लेकर रोटेशन तक के बीच को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये एम के टू नहीं है दोस्तों, ये एम के स्क्वायर है, ठीक है। एम क्या है, मास है, के स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इसका ऐसे यूनिट है मीटर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल फंडामेंटल फिजिक्स। ये एक डिस्क्राइब्स द रोटेशनल इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, लिनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर और जो है वो उसके बीच में एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो उसका हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसको जो है वो हम समेशन इस तरह से लिखते हैं। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्लोज सिस्टम क्या रहता है कि भाई व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मींस दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरे सिस्टम का जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि in words the equation means at the rate of change of time of the total angular momentum is zero when no external force acting on the system। अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लार्ज है और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो क्या है, कितना है, कम है। इसी तरह से जो है वो इसका भी आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है। बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है, ये हमें बोलती है कि ये हमें कैलकुलेट करने में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेल्प करने में जो है वो काफ़ी काम आती है। इसको हम इसका फार्मूला क्या होता है, किसके बराबर होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया कि इफ आई सी एम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, आई पी इज द, मान लीजिए कि आई सी एम जो है वो सेंटर ऑफ ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एंड एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर, और जो ये क्या है, एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। आई पी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो इस तरह से बोलता है आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईशिया जो है वो मोमेंट ऑफ, आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाकी एम क्या है, मास टोटल है, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या मतलब होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू एक्सिस एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस के बीच का जो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे ये किसके बराबर होता है, बताया जा रहा है कि मोमेंट ऑफ ए बॉडी पर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू एक्सिस एट राइट एंगल्स। तो इसके राइट एंगल पे दो एक्सिस होते हैं, यहाँ पे एक ये और एक ये, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी चलती है तो ये दो पॉइंट्स इस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, डेल्टा आई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम वाई स्क्वायर, डेल्टा आई वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम एक्स स्क्वायर और डेल्टा आई जेड इज इक्वल टू किसके बराबर। तो फाइनली हमारा किसके बराबर होता है, आई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और ये हमारा फार्मूला किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो बस ये था दोस्तों आज का टॉपिक। बाकी सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा 11th का जो है वो फिजिक्स ख़त्म करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर पे। जनरल साइंस फिजिक्स पार्ट 2 इस तरह से आपने सर्च करना है यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा पूरा PDF। तो चलिए दोस्तों, प्यार बरसाइए, फूल बरसाइए, मोहब्बत बरसाइए, इश्क बरसाइए और लाइक करें वीडियो को, सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।